धन्यवाद अध्यक्ष जी। ओके। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, क्योंकि राजकुमार भी इस बात को कह रहे थे, ये 2 अप्रैल का दिन विशेष है सर। मैं जेल में था सहारनपुर, 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, 13 नौजवानों ने शहीदगी दी सर। मैं तो जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो ये वीडियो देखिए, हमारे चंद्रशेखर भाई जी ने क्या बोले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और कमेंट में एक जय भीम जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। उनको नमन करता हूं सर। और आज फिर 2 अप्रैल है, एक और शहीदगी की तैयारी लग रही, तो मैं उन क्रांतिकारियों को भी आज याद करता हूं जिन्होंने, मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। सर, अंदाजे जमाना कहता है कि मौजे हवा रुख बदलेंगी, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से सरारे निकलेंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक मूल्य एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक अधिकारों, विधिक सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर आघात है। विधेयक वक्फ प्रबंधन को कुशल और प्रभावी बनाने का दावा करता है, लेकिन इसके 44 संशोधन इन वादों को पूरा करने में असफल है। हमारा मानना है कि इस संशोधन से स्पष्टता, साक्ष्य और मूल कारण विश्लेषण का अभाव होगा। पूर्व संशोधनों का मूल्यांकन नहीं होगा, हितधारकों से परामर्श की पारदर्शिता नहीं होगी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, स्थापित कानून और इस्लामी सिद्धांत और संविधान की भावना का उल्लंघन होगा। असत्य वादे बनाम वास्तविक प्रभाव, विधेयक सुधार और सशक्तिकरण का दावा करता है, लेकिन वास्तव में धार्मिक संपत्तियों के पुनः वर्गीकरण, जब्ती का प्रावधान संशोधन 39A, ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों को सरकारी संपत्ति घोषित करना, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। जिलाधिकारियों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त करना, संशोधन 4B। जिलाधिकारी सर सरकार के होते हैं, वो सरकार के हिसाब से काम होते हैं। यहाँ जितने MP बैठे हैं विपक्ष के, इनसे पूछ के देखो कि इनके जिले में क्या हाल है। इनके जिलाधिकारी सुनता नहीं सुनता, MP बैठे हैं, पूछ के देखो विपक्ष के, आपको पता लग जाएगा। सर, धार्मिक विशेषज्ञता या समुदाय की सलाह के बिना निर्णयों से संपत्ति विवाद और विश्वास की कमी उत्पन्न होगी। ट्रिब्यूनल की शक्ति कमजोर करना और मुस्लिम प्रतिनिधित्व हटाना, संशोधन 10B। धार्मिक कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या और पक्षपाती निर्णय, दानकर्ता इच्छा की उपेक्षा व धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, संशोधन 5A। दानकर्ता द्वारा समर्थन वापस, जिससे सामुदायिक संस्था कमजोर हुई। गैर मुस्लिमों द्वारा स्थापित वक्फ सुरक्षा समाप्त करना, संशोधन 104 की समाप्ति। अंतर धार्मिक सौहार्द प्रभावित होगा सर। सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियों पर सीमा अधिनियम लागू करना, संशोधन 27B। कब्जा की गई संपत्तियों की स्थायी हानि, धार्मिक विषयों को दरकिनार कर वक्फ निर्धारण करना, संशोधन 6C। धार्मिक ज्ञान के अभाव में संपत्तियों गलत वर्गीकरण, पंजीकृत वक्फ घोषणाओं को अपराध घोषित करना, संशोधन 312। भय के माहौल में धार्मिक दान में गिरावट, मनमाने सर्वेक्षण को और वर्गीकरण की अनुमति देना, संशोधन 8A। धन्यवाद वकील साहब। सर, अभी पूरा दो जाने दो। सारी धाराएं पढ़ दोगे आप तो? सर, 2 मिनट में खत्म करूंगा और ये इंपॉर्टेंट है सर, मौका दीजिए सर। बिना जवाबदेही के बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों का पुनः वर्गीकरण, प्रशासनिक भ्रम और प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाना, संशोधन 12D। कानूनी विवादों और कुप्रबंधन को वक्फ बोर्डों की विश्वसनीयता का नुकसान, अस्पष्ट आधारों पर राज्य द्वारा वक्फ बोर्ड को भंग करने का अधिकार, संशोधन 3C। राज्य के व्यापक विरोध प्रदर्शन, धार्मिक लक्ष्य का लक्ष्य, सार्वजनिक हित के नाम पर वक्फ प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, संशोधन 37C2। व्यापक स्तर पर अशांति विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था गंभीर स्थिति। सर, सरकार के उद्देश्य से नजर आता है मुस्लिम समुदाय के योगदानों पर नियंत्रण स्थापित करना, मुसलमानों को उनकी वक्फ संपत्ति वंचित करना, वक्फ स्थापित करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना, वाकिफ और मुतवल्ली की इस्लामी परिवर्तन करना। इस विधेयक को वर्तमान रूप से स्वीकार करें और समावेशी परामर्श, कानून स्पष्टता, संवैधानिक धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर, ये तो बिल पे था सर, क्योंकि आप कहते हैं बिल पे बोलना चाहिए, 2 दिन नहीं, लेकिन सर मैं सुबह से सुन रहा हूं सर 2-3 चीजें बोलूंगा सर। जो विद्वान सरकार मुसलमानों की कितनी हितैषी है सर, कुछ कह रहे हैं क्या? जो विद्वान होता है वो बिल पे बोलता है। सर बस खत्म कर रहा हूं। सरकार कितनी हितैषी है सर? केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए,
और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी ले खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात है, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर। कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, और कई एक मुस्लिम MP पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा यह कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक रहेगा जब तक सर अपनी सरकार सोच नहीं होती। धन्यवाद सर। बिजनेस रेजुलेशन संकल्प पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। गरीबी मैंने लोग लिखा होता है कि देख के आए, सुनिए, मैंने तो अपने जीवन में इसका अनुभव किया सर। एक ऐसी बहुत बड़ी दुनिया है जो जिनके सपनों में ही हवाई जहाज है कि वो कभी हवाई यात्रा करेंगे। और मुझे आदत है सर, मैं कोशिश करता हूं लोगों से जानने की, तो बड़ी बड़ी रैलियों में, छोटी मीटिंगों में महिलाओं से, पुरुषों से पूछता हूं कि हवाई जहाज का सफर किया है क्या, तो गर्दन नीचे कर लेते हैं। फिर पूछता हेलीकॉप्टर किया, तो भी गर्दन नीचे कर लेते हैं। तो फिर ऐसा एहसास होता है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी, 80-85% आबादी जिसके सपनों में ही हवाई जहाज, वो हवाई जहाज का सफर कभी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। शायद जैसे पैदा हुआ जिस स्थिति में, बहुत बड़ी आबादी तो उसी स्थिति में चली भी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने एक सपना दिखाया, उस सपने को लेकर के बहुत लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ। और मुझे ऐसा लगा, एक पिक्चर भी आई थी सर, सिरफिरा, उसमें अक्षय कुमार सर बहुत सस्ते दामों में हवाई जहाज चला लेता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन्हीं से सीख ले कि कम से कम वो इतने बड़े पैमाने पे जो जनता है उनके जीवन में कुछ पल खुशी के दे पाए। अध्यक्ष जी, मैं बिहार जा रहा था, पटना में। आपके लिए वहां इन्होंने एक यात्रा निकाल के माहौल खराब किया था गिरिराज सिंह जी ने, उसी को रोकने के लिए जा रहा था सर। तो मेरे साथ एक दिल्ली के द्वारका के सज्जन बैठे थे, गोयल जी। जब चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर कहां आप, कैसे, तो उन्होंने कहा हमें जाना तो कुंभ में था सर। मैं बिल्कुल स्पष्ट सच बात बताऊंगा सर, मैं राजनीति नहीं करता सब चीजों पे, मगर इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि मेरी पत्नी जाना चाहती थी, मगर बजट में नहीं आ रहा है, हमारे बजट से बाहर हो रहा है। तो हमने कैंसिल कर दिया अपना प्रोग्राम। कहां पे? कुंभ जाने का। तो ट्रेन से चल जाते, हम भी तो ट्रेन से गए सर। ट्रेन में तो 7-7 घंटे का वो था, वेटिंग थी सर। आप तो यंग आदमी है, वो बुजुर्ग लोग कहां, रिटायर आदमी है सर, वो कहां से बेचारा करता। सर ये आप ही की सरकार में बताइए ना कि ट्रेन से जाना पड़ रहा है। आपको अपने ऊपर सोचना चाहिए भाई कि आप MP हैं और आपके परिवार के लोग बेचारे ट्रेन से जा रहे हैं। कौन सी वो VIP कल्चर कहां गया सर? वो सब परेशान थे, तो मैंने आके यहां आवाज उठाई, मंत्री जी को पकड़ा। मंत्री जी खड़े बैठे यहां कि भैया आप तो यंग आदमी हो, तो रोको इसको, इससे गलत हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने तत्काल अगले ही दिन मैंने खबर पढ़ी कि हवाई किराए में जो कुंभ जा रहे थे प्रयागराज, उसमें 30-40% की कटौती की गई। यानी कि जो 50-60 हजार रुपए हो रहा था उसको कम करके 25-30 हजार रुपए तक किया गया। ये तब हुआ, ये गवाह बैठे हैं मंत्री जी इस बात के। ये क्या कह रहे हैं? ये गंभीर बात पूछ लो सर, आप पूछ लो, कम करा सकते हो, पूछ लो। आप ये पूछो, मैंने इनसे कहा नहीं कहा। और ये अगर ये इनके हाथ में था तो फिर कैसे हुआ सर, ये भी मंत्री जी बता सकते हैं। तो सर मेन क्या है, बहुत, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो सर 2% है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। तो जो प्राइवेट जॉब करता है, जैसे एक्स कोई बेंगलुरु में निखिल और सुरभि वहां जॉब करते हैं और अपने घर आना चाहते हैं सर, कि एयरपोर्ट पे आ जाओ। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सर, करवा दो मंत्री जी से कह के, तो बहुत आसान हो जाए सर।
तो सर वो अगर आना चाहते हैं और उन्होंने अपने, क्योंकि जितनी सैलरी है, सैलरी रोज नहीं बढ़ रही है सर उनकी, तो उन्होंने बजट बनाया हुआ है। इस आने और जाने में अक्सर उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सर फ्लाइट अगर लेट हो जाए तो कई घंटे आपको एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ेगा। कई बार 2-2 फ्लाइट ले जाती, बैठने की व्यवस्था भी नहीं रहती। लेकिन अगर आप लेट हो जाओ 5 मिनट तो फिर दूसरी फ्लाइट ढूंढो। उस समय में सर चाहे 3 घंटे हो 4 घंटे हो, पानी का रेट सर 120, 200, 250 रुपए, जैसा आदमी वैसा पानी सर, जिसकी जितनी हैसियत है। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं, परिवार है, तो और परेशानी है सर, कोई पूछने वाला नहीं है। सर ये जो मैंने कल भी एक जवाब में जिस पे आपने कहा था, मंत्री जी को बोल दो, मंत्री जी एक वाटर कूलर भी एयरपोर्ट पे लगा दो, जरूरी थोड़ी बोतल का पानी पिए आदमी। ये अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। पानी तो वैसे फ्री में मिलता है सर हर एयरपोर्ट। कहां सर, कौन से एयरपोर्ट पे सर? पता नहीं होता। बॉटल्ड वाटर नहीं, पीने का पानी तो मिलता है हर जगह पे, हर एयरपोर्ट पे। क्या बात बताई सर आपने, कौन उसका नाम बता दो एयरपोर्ट का सर। दूसरी चीज है, हमने एक नया ये उड़ान स्कीम का प्रेरणा लेते हुए हमने उड़ान यात्री कैफे भी शुरू किया सर। ये कोलकाता में शुरू किया, चेन्नई में शुरू किया, अहमदाबाद में भी, और बाकी सारे एयरपोर्ट पे भी करेंगे, जहाँ पे 10 रुपए का वाटर बॉटल भी दे रहे हैं, 20 रुपए की टी कॉफी भी दे रहे हैं, 20 रुपए का एक और नमकीन भी दे रहे हैं, स्वीट भी दे रहे हैं। ये नहीं, ये किया है, ये वास्तव में है, ये वास्तव में है सर। अभी कोलकाता में किया है, चेन्नई में भी किया है, अहमदाबाद में भी किया है, हर जगह भी करेंगे। चलिए सर ने कुछ कहा, मंत्री जी इस पर फोकस करो। हर एयरपोर्ट पर पीने का पानी की व्यवस्था कर दो निःशुल्क। सर ये बड़ा अच्छा आदेश सर आपने, चेयर ने कर दिया सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी इस पर काम करें, बहुत लोगों का भला होगा। सर एक चीज बहुत मेरे दिमाग में बहुत मुझे जो पीड़ा दे रही सर, अब पीड़ा मत दो आप सर, खत्म कर दो, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। आप चेयर पे बैठे हैं तो और ज्यादा अच्छा है सर। जैसे हमने बोलना है, इसमें लिखा गया, दिया गया था कि अगर समय से पहले कराते हैं तो टिकट सस्ते होते हैं, और समय के साथ करा देते हैं तो टिकट महंगे होते हैं। ये अच्छी बात है सर। कुछ ही घंटों में ना तो सीट की संख्या बढ़ती, ना स्टाफ पे कोई प्रेशर आता, ना ही कोई ज्यादा माल आता, लेकिन रेट बहुत बढ़ जाते हैं। सर सवाल मेरा ये है मंत्री जी से, अगर जिन लोगों ने कुछ लंबे समय पहले टिकट खरीदा सस्ता, तो उनको बीमा में कुछ कम पैसा मिलता है क्या? या जिन्होंने महंगा टिकट खरीदा उनको अगर कोई दुर्घटना हो जाए सर, कुदरत ना करे हो, तो क्या ज्यादा पैसा मिलेगा क्या? ये जो पैसा तो बढ़ता है, लेकिन क्या इससे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है क्या सर? लोअर कैप, अपर कैप सर सर आपने कहा कि भाई ये जो है डिपेंड करता है सीजनलिटी, छुट्टियां, त्योहारों और प्रतिस्पर्धा पे। सर प्रतिस्पर्धा है कहां सर? हमने तो जो कुछ था उसका निजीकरण बेच के सब जीरो कर दिया सर। कुछ नॉमिनल शेयर अपने पास रखे। प्रतिस्पर्धा तब होगी जब गवर्नमेंट के 10-12 एयरलाइंस होगी अपनी। जब गवर्नमेंट की अपनी एयरलाइंस होगी तभी तो प्रतिस्पर्धा होगी। जब गवर्नमेंट की एयरलाइंस होगी तो कहां की प्रतिस्पर्धा? फिर तो वो मन चाहे डाका डालने चाहे लोगों की जेब पे। सर मच्छर सुविधा देखो, सीटों के हालात देखो। मंत्री जी ने किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कृषि मंत्री जी ने, क्या हाल थे एयर इंडिया के, कि सीट खराब थी उनकी सर। चलिए आम आदमी की छोड़िए, मंत्री जी को सीट नहीं मिली अच्छी। और मैं फिर कह रहा हूं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं मंत्री जी कि आप कुछ नया करके दिखाएंगे और प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से सर अच्छी कुछ फ्लाइटें चलाने का काम करेंगे। और मैंने आपसे मांग की है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में, वहां से मुंबई को से भी व्यापार होता है, दिल्ली से भी होता है, अरब कंट्री से भी होता है, लोग करते हैं सर। मेरी मांग है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में एक एयरपोर्ट आप बनाएं सर। वो एयरपोर्ट बनेगा तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं बनेगा अध्यक्ष जी तो फिर मैं क्या कहूंगा कि एयरपोर्ट वहीं बनेगा जहां मंत्री चाहेंगे। और मंत्री जी किन की बात मानेंगे? आप मांग करते रहना सालों तक। मैं सालों साल इसलिए मांग करता रहूंगा अध्यक्ष जी कि जो लोग मुझे सुनते हैं उनको ये पता लगे कि सरकार सुनती शांति नहीं। सरकार मांग तो आदमी कर देता है,
लेकिन सरकार ध्यान उनका रखती है जो उनके चहीते होते हैं। सरकार सबका ध्यान नहीं रखती। ये बात मेरे लोगों को पता लग जाए। थैंक यू सर। एक आखिरी में खत्म कर 30 सेकंड में सर इसमें जो जॉब्स है सर, अब ये गाइडलाइन है सर सुप्रीम कोर्ट की और डीओपीटी की भी, 45 दिन से ज्यादा पे पक्की नौकरी। सर ये कहां है पक्की नौकरी? ये पक्की नौकरी में, क्योंकि पक्की नौकरी देते हुए SC ST OBC को रिजर्वेशन देना पड़ता है सर, तो इसलिए हजारों लोग जॉब कर रहे हैं सर एयरपोर्ट पे। आप डाटा सर, आप तो गार्जियन है हमारे, डाटा देखो सर, मगर SC ST OBC के लोगों को कहां उनमें रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है? ये तो एक तरह से उनके अधिकारों पर डाका डालना हुआ ना सर। इसलिए मैं मंत्री से मांग करूंगा कि सबका ध्यान रखते हुए और नियम कायदे कानून यानी कि संविधान ने जो शक्ति दी उसके आधार पे आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। मैं आपका अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।